हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टायरेसियस विजन। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की है कि किस तरीके से रेनेसेंस में, जो कि 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से माना जाता है कि जब सुल्तान महमद सेकंड ने वहां पर कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक किया और उसको जला दिया। ये उस जगह को दोबारा रिकैप्चर कर रहा था, उसको रिकैप्चर कर रहा था। और उसके इस अटैक से क्या हो रहा है कि यहां पर जितने भी स्कॉलर्स थे, क्योंकि ये ईस्टर्न सेंटर था रोमन्स का, इस यहां पर ईस्टर्न लर्निंग सेंटर था। अब यहां से क्या हो रहा है कि सारे स्कॉलर्स जो हैं वो अब यहां से भागना शुरू करते हैं, और भागने के साथ साथ वो जितनी भी किताबें यहां पर थी उनमें से जितना वो ले सके, ठीक है, ले जा सके, उनको लेकर के जाते हैं। इवन वो अपने साथ बाइबल की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को भी लेकर के जाते हैं। अब यहां से हम देखते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले, क्योंकि यहां पे कॉन्स्टेंटिनोपल के नजदीक सबसे पहले इटली था, तो इटली में वहां पर लोग जाते हैं स्कॉलर्स, यानी कि सबसे पहले रेनेसांस की स्टार्टिंग इटली में होती है। उसके बाद वहां से वो फ्रांस जाता है और फिर काफी लेट 16th सेंचुरी में जाकर के इंग्लैंड पहुंचता है। और माना यह जाता है कि इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन और रेनेसांस दोनों एक साथ पहुंचते हैं। कल की क्लास में हमने और भी बातें की कि किस तरीके से वहां पर 1453 के बाद डिफरेंट टाइमलाइंस पर कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने वहां की पॉलिटिक्स और वहां की ज्योग्राफी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। पूरे वर्ल्ड का मैप ही चेंज हो जाता है एकदम से इसके आने के बाद। आज जो भी बातें हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के, या जो भी चीजें हो रही हैं सोसाइटी में जो एडवांस, ठीक है कॉन्सेप्शन, वो सब पॉसिबल हुआ क्यों? रेनेसांस के आने के कारण। पीबी शैली की पोयम में वो बात करते हैं ओड टू द वेस्ट विंड में कि क्या होता है कि जहां पर विनाश है वहीं पर विकास है। तो ये जो विनाश हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल जो एरिया था, जो जगह थी, उसको जलना ही क्या था कि यहां पर एक नए वर्ल्ड की ओर हम, ठीक है, आगे बढ़ रहे थे। और यहां पर पहली बार ऐसा हो रहा था कि इंसान ने स्टेप पीछे लिया, ठीक है, कुछ वो स्टेप पीछे लेता है आगे देखने के कारण, आगे जो है बढ़ने के कारण। और वही बातें हम करते हैं द फैमिली रियूनियन में। अगाथा बात करती हैं कि द रियल फ्यूचर कैन बी बिल्ट ऑन एब्सोल्यूट पास्ट, यानी हम पास्ट को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर हमको अपना एक सही भविष्य तय करना है तो आपका पास्ट ऑटोमेटिकली आपके आगे आकर के खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप कभी भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यही यहां पर होता है। इस जो इंडिविजुअलिटी थी रेनेसांस में, जो इंडिविजुअलिटी की फीलिंग आई और जो इंडिविजुअल टैलेंट आया लोगों का, उसमें यहां पर राइटर्स ने या अलग तरीके के जो भी वहां पर स्कॉलर्स थे, उन्होंने अपने साथ उस ट्रेडिशन को जोड़ा। वो ट्रेडिशन जो ग्रीक और रोमन्स के टाइम से चली आ रही है। उन्होंने उन स्कॉलर्स के, उन राइटर्स के वर्क्स को फिर से दोबारा यहां पे रिप्रोड्यूस किया और वहां के कैरेक्टर्स को वहां पर स्टेज पर ला करके रख देते हैं। और ये ऐसी एज थी जिसने लोगों को लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का लेसन दिया। तो आइए देखते हैं कि अपनी इस वीडियो में आगे हम कौन कौन सी चीजें रेनेसांस में आपको बताने वाले हैं। Renaissance is a French word which means rebirth और reawakening और revival। कल हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि क्या था, ये एक रीबर्थ था। रीबर्थ था यानी कि फिर से हमारी जो भी सिविलाइजेशन या हमारी कल्चर जो सप्रेस कर दी गई थी मिडिल एजेस या डार्क एजेस में, चर्च के डोमिनेंस के कारण या अन्य कारणों से जो चीजें हमसे जो है डिप्राइव्ड हो गई थी, वंचित रह गई थी, अब हम उनको क्या कर रहे हैं, दोबारा फिर से स्टेज पर लेकर के आ रहे हैं। फिर से वो मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में आ रही है। तो ये कोई नई बात नहीं थी, इस तरीके की चीजों का होना, ठीक है, यहां पर सोसाइटी में इस तरीके की तब्दीलियां आना कोई नई बात नहीं थी। बस ये क्या था कि कुछ सालों के लिए, या कह सकते हैं कुछ सदियों तक, ये चीजें बिल्कुल से अपने सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड फॉर्म में रही। रिलीजन को लेकर के हो या चाहे जो भी चीजों हो, यहां पर इतना ज्यादा डोमिनेंस था पॉलिटिक्स का, रिलीजन का, हर चीजों का, कि इंसान के पास इंडिविजुअलिटी नाम की चीज ही नहीं रह गई थी। और उसका आउटकम ये निकल करके आता है कि एक किसी ऐसे सडन इवेंट की खोज लगी हुई थी कि कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण क्या हो जाए, समाज एक नए जो है फ्यूचर की ओर आगे बढ़े। और वो चीजें यहां पर कॉन्स्टेंटिनोपल में सुल्तान महमद सेकंड के अटैक होने से होती हैं। सुल्तान महमद सेकंड का अटैक अगर कॉन्स्टेंटिनोपल पे ना होता, तब भी उस वर्ल्ड में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होने वाली थी जिसके कारण ये चीजें सही हो जाती।
जिनके कारण फिर से यहां पर सोसाइटी में वो सारी चीजें, जो भी रिचनेस यहां पर थी, चाहे वो लिटरेचर को लेकर के हो, चाहे वो आर्ट को लेकर के हो, चाहे वो आर्किटेक्चर को लेकर के हो, वो सब आती। क्योंकि हम किसी को कभी की जो है सीमित समय तक, या हम कह सकते हैं कि एक जो है निश्चित समय तक हम उसको सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो रेवोल्यूशन की जो बातें होती हैं, क्रांति की जो बातें होती हैं, और एक एडवांस जो आइडियोलॉजी होती है, वो किसी ना किसी फॉर्म में आ ही जाती है। तो ये यहां पर कॉन्स्टेंटिनोपल के अगर थ्रू ना होता तो ये चीजें किसी और के थ्रू होती, लेकिन इनका होना तय था। समाज कभी भी किसी भी एक विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, और अगर वो एक्सेप्ट करता भी है उसको, तो वो बहुत एक निश्चित समय सीमा तक ही करता है। उसके बाद क्या होता है कि दोबारा कोई ना कोई चीजें ऐसी आ ही जाती हैं जिससे वो पीछे हट जाती हैं। अल्फ्रेड टेंसन ने अपनी पोयम पासिंग ऑफ ऑर्थर में कहा है कि ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू, यानी क्या होता है कि पुरानी सभ्यताएं हटती ही हैं, ऑर्डर वो हटते हैं ताकि नई चीजें उनकी जगह ले सकें। और हर समाज में, हर संस्कृति में बहुत सारी बुराइयां हैं, और समय समय पर हम उनको बाहर करते ही हैं। सही और गलत ये दो शब्द ऐसे जो होते हैं वो टाइम बीइंग होते हैं, यानी उनके एक समय पर, टाइम पर उनकी रिलेवेंस होती है। जो आज सही है जरूरी नहीं कि वो हर समय तक सही रहे, एक समय आएगा वो गलत हो जाएगा, और जो आज गलत है हो सकता है कि वो आने वाले समय पर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। बहुत सारी कुरीतियां हर देश की, हर सभ्यता में ऐसी रहीं जिनको एक समय आने के बाद लोगों ने हटाया और नई चीजों को एक्सेप्ट किया। विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले में कहा है कि देयर इज नथिंग ईदर बैड, गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक इट सो। हेमलेट में उन्होंने ये बातें कही कि देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक इट सो, यानी कुछ भी गलत और सही नहीं होता है। जैसी आपकी मेंटेलिटी होगी, जैसी आपकी मानसिकता होगी, चीजें वैसी ही हो जाती हैं। तो यहां पर रीबर्थ हो रहा था और रिवाइवल हो रहा था, रीअवेकनिंग हो रहा था उस कल्चर का जो ग्रीक और रोमन्स के टाइम पर जो रिचनेस थी समाज की, जो कल्चर थी वो फिर से अब लोगों के सामने आ रही थी। रीअवेकनिंग और रिवाइवल इन 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल इन रोम वाज रिकैप्चर्ड बाय टर्क्स। इसको जो है टर्क्स ने क्या किया, रिकैप्चर कर लिया। सुल्तान महमद सेकंड जो कि क्या था, ओटोमन टर्क था, ओटोमन टर्क था, इसने क्या किया, इस जगह को रिकैप्चर किया, दोबारा रिकैप्चर किया, एंड वाज बर्न्ट, और क्या किया गया, इस जगह को आग लगा दी गई। और इस जगह को आग लगाने के साथ ही क्या होता है, यहां के स्कॉलर्स जो हैं वो इतनी, जो भी यहां पर बुक्स थी उसमें से जितना वो ले जा सके उसको जो है बोट्स पर जो है रख करके, और ओरिजिनल बाइबल को भी वो यहां से लेकर के भागते हैं, और सबसे पहले वो पहुंचते हैं कहां पर, इटली में। इसीलिए इटली में सबसे पहले रेनेसांस होता है। आगे देखिए, द स्कॉलर्स एस्केप्ड फ्रॉम हियर टू इटली, स्कॉलर्स यहां से भागे, स्कॉलर्स और इटली गए। इन द वेरियस कंट्रीज, यानी डिफरेंट कंट्रीज में ऑफ यूरोप, यूरोप के, दे टुक अवे विद देम द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द बाइबल, यानी कि वो अपने साथ में बाइबल की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को भी लेकर के जाते हैं, एंड मेनी अदर इंपॉर्टेंट बुक्स, और जो भी अदर इंपॉर्टेंट बुक्स थी उसको भी वो अपने साथ में लेकर के जाते हैं। दस इस तरीके से रेनेसांस स्टार्टेड फ्रॉम इटली इन मिड 14th सेंचुरी, यानी कि क्या हो रहा है कि ये बातें मिड 14th सेंचुरी से वहां पर शुरू हो जाती हैं। रेनेसांस के आने से पहले ही इटली में क्या हो रहा है, रेनेसांस के ट्रेसेस दिख जा रहे हैं, चाहे वो लिटरेचर की फील्ड में हो, चाहे वो आर्ट की फील्ड में हो। रेनेसांस बाद में आ रहा है, वो चीजें अब पहले से ही जेनेसिस में आ जा रही हैं। और क्या हो रहा है, आफ्टर दैट इट केम इन फ्रांस, उसके बाद ये फ्रांस में आता है, देन आफ्टर इन इंग्लैंड वेरी लेट इन 16th सेंचुरी। और ये 16th सेंचुरी में कैसे, क्योंकि यहां पर रिफॉर्मेशन और रेनेसांस दोनों साथ में आते हैं। यहां पर इंग्लैंड में लोगों को जो भी इंडिविजुअलिटी, जो भी फ्रीडम मिल रही थी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि ये कंट्री अब रोमन कैथोलिक ना होकर के प्रोटेस्टेंट बन चुकी थी। 1517 जब मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म यहां पर लेकर के आते हैं, तो यहां पर हेनरी 8 ने क्या किया कि उन्हें इस धर्म में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आगे चल करके सर्कमस्टेंसेस इस तरीके की हो जाती हैं कि वो इसको अडॉप्ट ही करते हैं, और उसके अडॉप्शन के बाद यहां पर एक तरीके की अलग ही लिबर्टी लोगों को मिलती है।
और क्वीन एलिजाबेथ ने जाकर के इस तरीके से यहां पे सुधार किए, इतनी अलग अलग चीजें की कि लोगों को एक नया विश्वास जगा कि वो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हैं, और उसका आउटकम दिखा हमें, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो अलग तरीके के आर्ट हो, चाहे वो साइंस हो। आगे देखते हैं, बिकॉज ऑफ इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल क्या है? वो सी, समुद्र, जो क्या करता है? इंग्लैंड और फ्रांस को डिवाइड करता है। इंग्लैंड और फ्रांस को डिवाइड करता है ये समुद्र। तो फ्रांस से क्या हो रहा है कि यहां पर रिफॉर्मेशन, सॉरी रेनेसेंस आ रहा है। कहां पर? इंग्लैंड में। इट इज कॉल्ड द बर्थ ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो है जगह कही जाती है क्या? सॉरी ये टाइम, बर्थ ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड आउट ऑफ द एसेस ऑफ द डार्क एजेस। यानी क्या है कि डार्क एजेस की जो एसेस थी, वो राख जो क्या हो रही है, सुल्तान महमद सेकंड के आग लगाने से कॉन्स्टेंटिनोपल में जो जली हुई है, उससे हम क्या कर रहे हैं? एक मॉडर्न वर्ल्ड, एक आधुनिक दुनिया का हम निर्माण कर रहे हैं। ऐसी आधुनिक दुनिया जहां पर लोगों की खुद की सोच को एक्सप्रेस करने का मौका है। एक ऐसी आधुनिक दुनिया जहां पर लोगों को ट्रेड और कॉमर्स में फुल फ्रीडम दी गई है कि आप चाहे जहां से चाहें, जिस कंट्री से चाहें, आप ट्रेड और कॉमर्स के रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब यहां पर कोई रिलीजियस बॉन्डेस लोगों के पास नहीं थी कि चर्च पहले निर्धारित करती थी कि आपको कौन सा काम करना है। जो भी अलग अलग तरीके की बुराइयां थी, वो इस टाइम पर आकर के खत्म होना शुरू हो जाती। यानी जो भी बुराई थी, इन सदियों तक इंसान जितना भी दबा हुआ था, जितना भी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था, एक सडन इवेंट ने, एक जो है इस अचानक से जो घटना होती है, उसने लोगों को एक अलग ही तरीके की फ्रीडम दे दी, और उस फ्रीडम का उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया, और हर तरीके के एरिया में हम देखते हैं कि डेवलपमेंट इसी के साथ स्टार्ट हो जाता है। इट वॉज फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, पहली बार इतिहास में ऐसा जो है समय था, मानव इतिहास में, दैट मैन लुक्ड बैकवर्ड टू प्रोग्रेस फॉरवर्ड। क्या करा वो? मैन लुक बैकवर्ड, पीछे की ओर देख रहा है। वो पीछे की ओर देखना का मतलब क्या है यहां पर? कि वो ग्रीक और रोमन लिटरेरी टेक्स्ट को हम यहां पर रिवाइव कर रहे हैं, फिर से लेकर के आ रहे हैं, ताकि उन चीजों से हम अपने भविष्य का रास्ता तय कर सकें। आगे देखिए, ह्यूमनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। ह्यूमनिज्म क्या है? ये वही ग्रीक और रोमन लिटरेरी टेक्स्ट को फिर से क्या करना? रिवाइव करना, और ऐसा लिटरेचर प्रोवाइड करना। ह्यूमनिज्म जो कैसा है? आर्ट फॉर लाइफ सेक, ऐसा लिटरेचर प्रोवाइड करना, आर्ट फॉर लाइफ सेक, यानी कि कला जो है वो जीवन बचाती है, या जीवन के लिए, इंसान के जीवन के लिए वो काम करती है, और वैसा ही लिटरेचर अब यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे ऐसे वर्क्स आए। क्रिस्टोफर मार्लो ने रेनेसांस की स्पिरिट को बखूबी जो है डिपिक्ट किया अपने प्ले डॉक्टर फास्टस में। कुछ मामलों में आप कह सकते हैं कि वो शेक्सपियर से भी महान राइटर रहा, इस तरीके से कि रेनेसांस का जो भी कॉन्सेप्शन था, जो भी वहां के समय आइडियोलॉजी थी, विचारधारा, उसको क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने प्ले में डिपिक्ट किया। डॉक्टर फास्टस जो कि एक विटनबर्ग यूनिवर्सिटी का स्कॉलर है, उसको क्या हुआ है कि अब वो फेड अप हो चुका है सब कुछ पढ़ते पढ़ते, और वहां पर अब उसको ब्लैक मैजिक सीखना है। सैटन की दुनिया के बारे में, लूसीफर की दुनिया के बारे में, मेफिस्टोफेलिस की दुनिया के बारे में उसे जानना है, और इसलिए वो अपनी सोल को, अपनी आत्मा को गिरवी रख देता है मेफिस्टोफेलिस के पास, और एक बॉन्ड साइन किया जाता है उसके ब्लड से कि अब क्या होगा कि इतने सालों तक तुम्हारी सोल तुम्हारी रहेगी, इसके बदले में हम तुम्हें क्या करेंगे? हम तुम्हें ब्लैक मैजिक की किताबें देंगे, लेकिन जैसे ही ये टाइम पीरियड खत्म होगा, तुम्हें क्या किया जाएगा? इस जो है दुनिया से लेकर के ले जाया जाएगा कहां पर? अंडरवर्ल्ड में। अब पहले तो डॉक्टर फास्टस को बिल्कुल यकीन, मतलब बिल्कुल महसूस ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है, और इसी समय हम देखते हैं कि डॉक्टर फास्टस में बहुत बेहतरीन तरीके से गुड एंजल और बैड एंजल का इस्तेमाल किया गया है। गुड एंजल से मना कर रहा है कि नहीं तुम गलती कर रहे हो, लेकिन रेनेसांस जो इंसान था, कहां उसे किसी बात की फिक्र थी? कहां पर उसे जो है वास्को डिगामा, कोलंबस जैसे लोग थे जो बिल्कुल भी अपनी जान की परवाह करते हुए चले गए, निकल गए समुद्र यात्राओं पर, और इन कंट्रीज को क्या करते हैं? जाकर के ढूंढ करके निकालते हैं। यहां पर लोगों के पास अब ऐसी स्पिरिट आ गई थी जिसके तहत उन्हें जान की कोई जो है फिक्र नहीं थी, बस उनको नॉलेज एक्वायर करना था, और अटमोस्ट डिग्री तक। और यही होता है डॉक्टर फास्टस के साथ में। वो ब्लैक मैजिक की किताबें पढ़ने लगता है, बड़ा मजा आता है उसे, घूम रहा है वो एकदम से मेफिस्टोफेलिस के साथ में, और वहां पर वो देख रहा है जिसको मन कर रहा है, हेलेन को मन कर रहा है, हेलेन को वो लेकर के आ रहा है सामने अपने। और बाद में जब क्या होता है, इसका टाइम पीरियड पूरा होने वाला है,
तो मेफिस्टोफेलिस इसको नर्क का रास्ता दिखाता है, नर्क दिखाता है और वहां पे देख रहा है कि लोग जो है तड़प रहे हैं अलग अलग तरीके से। डॉक्टर फास्टस एकदम से डर जाता है और वो वहां से भागता है, लेकिन मेफिस्टोफेलिस क्योंकि बॉन्ड साइन किया गया था उसको पकड़ करके खींच करके वो घसीटता हुआ लेकर के चला जाता है। सुबह जब और स्कॉलर्स देखते हैं तो डॉक्टर फास्टस की बॉडी पूरी तरीके से फट चुकी है। इस स्पिरिट को, इस नॉलेज के अक्वायर करने की स्पिरिट को क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने प्ले में डिपिक्ट किया। और वही यहां पे बात हो रही है कि ह्यूमनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म क्या हो रहा है। ह्यूमनिज्म में हम बात कर रहे हैं कि हम फिर से उन चीजों को, रिवाइवल ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड लैटिन टेक्स्ट, दूसरा मतलब यह है कि हम ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस करेंगे जो आर्ट फॉर लाइफ सेक हो, यानी कि वो इंसान को बताए कि हाँ तुम्हारी गलतियां यहां पर हैं, वो उनको मोरालिटी का लेसन दे, नैतिकता के बारे में बताए। और ये सब चीजें पॉसिबल हुई किसके जरिए, ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्शन से। एंड इंडिविजुअलिज्म, लोगों की अब खुद की सोच और उस सोच को इंप्लीमेंट करने की उनको आजादी दे दी गई कि अब आप जैसा चाहें, जिस तरीके से चाहें अपनी लाइफ को जी सकते हैं और जो भी आपको मन कर रहा है उसको आप कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। Were the key terms of this age, we find individualism, हमको इंडिविजुअलिज्म मिलता है कहां पर, इन आर्ट, कला में, लिटरेचर, साहित्य में, स्कल्पचर क्या है, मूर्ति कला में, पेंटिंग्स, पेंटिंग में हम देख रहे हैं, रिलीजन, धर्म में, एंड कल्चर, और कहां पर, संस्कृति में। हर जगह हमें क्या हो रहा है, इंडिविजुअलिटी दिखाई पड़ रही है। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी तीन फेमस टर्म है, और ये टर्म्स कहां से आए, टॉमस मोर के यूटोपिया से। वही टॉमस मोर जिनको क्या कर दिया जाता है, हेनरी VIII के द्वारा जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो इनका फेमस वर्क है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह है जहां पर सब कुछ परफेक्ट है, परफेक्ट प्लेस जिसे हम कहते हैं, जहां पे चीजें सब ऑर्डर में है, सब कुछ सही है यहां पे। तो यूटोपिया में इन्होंने तीन वर्ड्स को इस्तेमाल किया, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी। यानी अब लोगों के पास क्या है, आजादी है। फ्रेटर्निटी, उनके पास ब्रदरहुड का कॉन्सेप्शन है, और उनके पास इक्वलिटी है, जो है बराबरी की बातें हैं। बराबरी तो हालांकि मुश्किल है समाज में लाना, लेकिन यहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज की भी बातें हैं कि आपके पास समान अवसर है। जिसको ट्रेड करने का मन है वो ट्रेड के बारे में बात करे, जिसको जो है आर्ट या जो है किसी दूसरे कला में या जो है किसी आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में इंटरेस्ट है, तो आप उसको कर सकते हैं। और अब इन सब चीजों को आसान बनाया आगे चल करके क्वीन एलिजाबेथ जब 1558 में 1558 में वो थ्रोन पर आती हैं, तो उन्होंने इन सब चीजों को और आसान इंसान के लिए बनाया। आगे देखते हैं, what the important humanistic qualities, it is called revival of learning। इस एज को क्या कहा जाता है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग। ये क्या हो रहा है, यानी कि आपके नॉलेज का, लर्निंग को हम क्या कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। वही एंशिएंट ग्रीक और रोमन टेक्स्ट को लाना, बिकॉज इट रिवाइव्ड क्लासिकल लर्निंग। क्लासिकल लर्निंग, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, बहुत सारी खोजें और क्या इन्वेंशन वर प्रोमिनेंट इन दिस एज। डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फर्क होता है, डिस्कवर हम उन चीजों को करते हैं जो इस वर्ल्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। और इन्वेंशन क्या होता है, जब आप किसी न्यू, ठीक है, चीज को खोजते हैं। यानी इंडिया को और अमेरिका को वहां पे क्या क्या डिस्कवर किया जा रहा है। ये कंट्रीज, ये चीजें ऑलरेडी हैं, सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। जब कोई भी नए जो है प्लेटू को, किसी नए टापू को लेकर के, किसी नए जो है जंगल, किसी नई स्पेसीज को खोजा जाता है, तो वो चीजें डिस्कवर की जाती हैं। इन्वेंशन कोई ऐसी चीज होती है जो पहली बार हमें मिलती है, यानी कि पंखा, लाइट, ये सब क्या है, ये समाज में एग्जिस्ट नहीं करता था, इनको बनाया गया। ये हर चीजें क्या होती है, इन्वेंशन होता है। डिस्कवरी एंड इन्वेंशन वर प्रोमिनेंट इन दिस एज। इन 1492 क्या होता है, 1492 में कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। उसने क्या कहा कि ये जो लोग अलग तरीके का सामुद्रिक जो रास्ता अपनाते हैं वो ठीक नहीं है। इतना बड़ा अफ्रीका आइलैंड, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, हम इधर से जाएंगे चीजों को ढूंढने के लिए, और उसका आउटकम ये होता है कि अमेरिका को ढूंढ करके निकालता है। कॉपरनिकन थियरी, इसका मतलब क्या है, द सन इज इन द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। सूर्य क्या है, वो सेंटर में है और सारे प्लैनेट्स उसके चक्कर लगाते हैं। ये बातें कौन सी हैं, हेलियोसेंट्रिक थियरी से बोलते हैं। इसके पहले क्या था, जियोसेंट्रिक थियरी थी, जहां पर यह माना जाता था द अर्थ इज इन द सेंटर। और इस बात को साबित करने के लिए इतने साल लगते हैं क्योंकि चर्च इस बात को मानती ही नहीं थी।
उसको मानती थी कि आप ब्लास्फेमी की बात कर रहे हैं। ये तो जो है उसके बारे में बात हो गई है कि जो है क्या हो रहा है कि आप चर्च के खिलाफ बोल रहे हैं, धर्म के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, इस तरीके की। और क्या है, कोपरनिकन थ्योरी केम इन एग्जिस्टेंस, वो अस्तित्व में आती है, विच एक्सेप्टेड हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दैट सन इज इन द सेंटर एंड इज स्टेशनरी। क्या है, सन जो है वो सेंटर में है और स्टेशनरी यानी कि वो फिक्स है। वो क्या है, फिक्स है। In 1476 प्रिंटिंग प्रेस was set up at वेस्टमिंस्टर। क्या किया जाता है, प्रिंटिंग प्रेस को यहां पर सेट किया जाता है वेस्टमिंस्टर में। और क्या, किसके द्वारा, बाय कैक्सटन। कैक्सटन कौन, विलियम कैक्सटन के द्वारा। ठीक है, कैक्सटन was the first Englishman, ये पहला इंग्लिशमैन था, to introduce a printing press into England and he was first English रिटेलर भी वही था ऑफ प्रिंटेड बुक्स। आगे देखिए, जर्मन ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, जोहानस गुटेनबर्ग, इनके बारे में बात हुई है। इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस इन 1445 में। इट नाउ बिगेन टू अफेक्ट द इंग्लिश मिडिल क्लास टू। मैं हमेशा बात करता हूं कि प्रिंटिंग प्रेस एक रिवॉल्यूशन लेकर के इसलिए आ रहा है कि अभी तक वहां पर क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट है किताबों की, मैन्युस्क्रिप्ट है, और मैन्युस्क्रिप्ट की एक सीमित सीमा है और वो एक सीमित लोग तक भी हैं आप कह सकते हैं। लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंट हो जाने से क्या हो रहा है कि वो चीजें अब कॉमन इंसान के हाथों में भी जा रही हैं। वो बुक्स, ठीक है, जिनसे अभी तक क्या किया गया था, इंसान को यानी कि कॉमन ह्यूमन बीइंग को, आम इंसान को वंचित किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद क्या हो रहा है, ये किताबें अब उन सब तक भी पहुंचना शुरू हो जा रही हैं और उनकी लाइफ भी क्या हो रही है, अफेक्टेड हो रही है। अफेक्टेड इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने भी जाना कि नॉलेज है क्या। ये नॉलेज जब हमारे देश में एक आम इंसान के पास पहुंचा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास, तो उन्होंने संविधान लिख दिया। यही चीजें वहां भी हो रही थी। अभी तक ये जो नॉलेज था वो एक नोबिलिटी के पास या चर्च से जुड़े जो लोग थे उनके पास तक सीमित था। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल के जलने से क्या हो रहा है, ये नॉलेज अब इंग्लैंड में आता है और इंग्लैंड से प्रिंटिंग प्रेस के कारण वो आम जनता के पास भी पहुंच रहा है। और इसके बाद जो भी वहां पे वर्क प्रोड्यूस होते हैं, माना जाता है कि दे वर द बेस्ट वर्क्स एवर प्रोड्यूस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कि अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में उनसे बेहतर वर्क कभी भी नहीं जो है प्रस्तुत किए गए जितना इसके बाद में आते हैं। आगे देखते हैं, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन कैक्सटन्स प्रिंटिंग प्रेस, पहली किताब कौन सी पब्लिश की गई, द डिक्ट्स एंड सेइंग्स ऑफ द फिलोसफर। ये किताब को क्या किया गया, पहली किताब ऐसी थी जो वहां पे प्रिंट की गई। टॉमस मैलरीज मॉर्टेडी ऑथर यानी किंग ऑर्थर के बारे में जहां पर बात है, was written in 1471 and printed by Caxton in 1485, 1485 में। टॉमस मोर्स यूटोपिया was written in 1516, 1516 में इसे लिखा जाता है इन लैटिन भाषा में, and was translated into English in 1555, 1555 में। This work is called, इस वर्क को कहा जाता है द ट्रू प्रोलॉग ऑफ रेनेसेंस। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर वो बात करते हैं लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, इन सब के बारे में यहां पर बात होना शुरू होती है। क्योंकि यही सारे वर्ड्स आगे चल करके कहां पर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इन वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है जब नेपोलियन बोनापार्ट वहां पे एक लीडर इमर्ज करता है और लुई 16 के अगेंस्ट में ये रिवॉल्यूशन वहां पर 1789 में होती है, जब बेस्टिल की प्रिजन को 14 जुलाई के दिन, यानी कि आज कौन सी डेट है, 13 जुलाई, और कल फ्रांस अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। 14 जुलाई को क्या होता है, 1789 में वहां पर क्या हो रही चीजें कि वहां की बेस्टिल की जो प्रिजन थी, जो माना जाता था कि यहां पर सारी जो, ठीक है, किंग की आर्मरी जो है वो यहीं पर है, और जो प्रिजन है वो मानी जाती थी कि यहां पर कैदियों के साथ में बड़ी जो है वहां पे कह सकते हैं कि उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। और यहां के लोगों ने गिदर होकर के सबसे पहले इस जगह को आग लगा दिया और माना जाता है कि यही जो है फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे है। बहुत फेमस नॉवेल लिखी गई है
चार्ल्स डिकेंस के द्वारा अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज, इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये जो है लाइंस वहां पे स्टार्ट होती हैं कि ऐसा ये दौर था। आइए अब चलते हैं इंग्लैंड के, उस समय इंग्लैंड के फेमस इंसिडेंट्स में, ठीक है, फेमस जो इंसिडेंट्स हुए उस टाइम पर, जिन्होंने पूरी जो है इंग्लैंड की पॉलिटिक्स को चेंज करके रख दिया। और उसमें पहला है वार ऑफ द रोजेस, वार ऑफ द रोजेस, और ये 1455 से लेकर के 1485 तक चलता है। होता यहां पर यह है कि यहां पर ये जो वार था वो दो रॉयल फैमिलीज के बीच में हुआ। कौन से? एक तो है हाउस ऑफ प्लांटाजेनेट, हाउस ऑफ प्लांटाजेनेट या इनको लैंकास्टर भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ है हाउस ऑफ यॉर्क, हाउस ऑफ यॉर्क। प्लांटाजेनेट एसोसिएटेड थे रेड रोज से, रेड रोज से, और हाउस ऑफ यॉर्क व्हाइट रोज से। हालांकि ये जो टर्म है वो काफी जो है बाद में चल करके 19वीं शताब्दी में इसको कॉइन किया जाता है, और ये भी सर्टेन नहीं था कि हाँ ये हमेशा अपने जो है को जो है शो करने के लिए इन जो है रोज को, यानी कि रेड रोज को या व्हाइट रोज को लगाया करते थे। ये बस बाद में कैटेगराइजेशन हो गया जो इस तरीके से था। बाकी जो बीच में जो मेन टॉपिक है वो ये है कि दो रॉयल फैमिलीज के बीच में एक सिविल वॉर था, ठीक है। एक फैमिली कौन सी थी? प्लांटाजेनेट यानी कि लैंकास्टर, और दूसरी थी यॉर्क। ये ओकेजनल सिविल वॉर था। कैसा था? ओकेजनल, यानी कि ये कभी कभार हुआ। और उसके बाद 1485 में हेनरी सेवेंथ के यहां पे आने से बैटल ऑफ बॉसवर्थ में वो रिचर्ड थर्ड को हरा देते हैं, रिचर्ड थर्ड को, और उसके बाद ये जो वॉर है वो खत्म हो जाता है और हेनरी ट्यूडर डायनेस्टी के साथ में यहां के राजा बन जाते हैं। वार ऑफ द रोजेस के आइए देखते हैं कि क्या है वार ऑफ द रोजेस में। सोशल एंड फाइनेंशियल ट्रबल्स, यानी कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं ने ड्यू टू 100 years ऑफ वॉर, ये वही 100 years ऑफ वॉर है जिसमें हम जोन के बारे में बातें करते हैं। वॉर, इट वॉज अ सिविल वॉर, ये एक ऐसा सिविल वॉर था, एंड फॉट बिटवीन टू राइवल इंग्लिश फैमिलीज, दो इंग्लिश राइवल फैमिलीज के बीच में लड़ा गया। हाउस ऑफ प्लांटाजेनेट, ठीक है, हाउस ऑफ प्लांटाजेनेट, जिसे हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लैंकास्टर भी कहते हैं, एसोसिएटेड विद रेड रोज, यानी इनका सिंबल क्या है? रेड रोज है। एंड हाउस ऑफ यॉर्क, दूसरा है हाउस ऑफ यॉर्क, एसोसिएटेड विद व्हाइट रोज, के जो किससे जुड़े हुए हैं? एसोसिएटेड विद व्हाइट रोज से। बोथ हाउसेस क्लेम्ड द थ्रोन थ्रू डिसेंट फ्रॉम द सन्स ऑफ एडवर्ड थर्ड, यानी कि दोनों जो हाउस ऑफ लैंकास्टर है या हाउस ऑफ यॉर्क जो है, ये दोनों लोग अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि हमारी जो एंसेस्ट्री है, यानी कि हम डिसेंट हैं किसके? एडवर्ड थर्ड के। इसी बात को लेकर के वहां पे राइवलरी चल रही थी। असल में असली वाला है कौन? लैंकास्टरियंस हेल्ड द थ्रोन थ्रू डिसेंट फ्रॉम 1399, यानी कि इन्होंने इस थ्रोन पर वो गद्दी पर आते हैं 1399 में, बट द कंट्री फेल इनटू अ स्टेट ऑफ नियर अनार्की, लेकिन जो कंट्री है वो एक निरंकुशता के ग्रिप में पकड़ में आ जाती है ड्यूरिंग द रीन ऑफ हेनरी सिक्स्थ। किसके रीन में? हेनरी सिक्स्थ में। और क्या हो रहा है? एंड ड्यूरिंग वन ऑफ हेनरीज boots with madness in 1453 the Duke of York was declared protector of the realm। क्या हो रहा है कि यहां पे ड्यूक ऑफ यॉर्क को यहां का जो है क्या किया जाता है? रियाम का प्रोटेक्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है। हेनरी ट्यूडर डिफीटेड एंड किल्ड रिचर्ड एट द बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड। हेनरी ट्यूडर ने क्या किया? यहां पर उन्होंने रिचर्ड को क्या कर दिया? किल कर दिया। कहां पर? बॉसवर्थ फील्ड का जो वार था वहां पर। पहले तो इस वार में क्या होता है कि यॉर्किस्ट जो होते हैं, हाउस ऑफ लैंकास्टर और दूसरे हाउस ऑफ जो यॉर्क है, वो सफल होते हैं। लेकिन क्या होता है कि एडवर्ड सिक्स्थ को ये सफल होने के बाद 1461 में 1461 में वो यहां का रूलर तो डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन सिचुएशन क्या होती है? वो चेंज हो जाती है। युद्ध जारी रहा और हेनरी सिक्स्थ को क्या होता है? हेनरी सिक्स्थ को आगे चल करके यहां पे मर्डर कर दिया जाता है। हेनरी सिक्स्थ को यहां पे मर्डर कर दिया जाता है और आगे इस वॉर में क्या हो रहा है कि शामिल हो जाते हैं हेनरी
ट्यूडर वो फ्रांस से अपनी सेनाएं लेकर के आते हैं और यहां पर फ्रांस से अपनी सेनाएं लेकर के आते हैं और रिचर्ड थर्ड को, जो वहां के उस समय किंग थे, उनको वो मार करके यहां पे एक नए एम्पायर की, एक नए साम्राज्य की नींव पड़ जाती है, एंडिंग द वार्स। और इस तरीके से युद्ध भी ये खत्म हो गया। ही यूनाइटेड द हाउसेस, यानी उन्होंने दोनों हाउसेस को क्या किया, यूनाइट किया। एक किया कैसे, बाय मैरिज एंड डिफीटेड अ यॉर्किस्ट राइजिंग इन 1487। शादियों के संबंध से इन्होंने क्या किया, दोनों राइवल फैमिलीज को इकट्ठा किया, उनको एकत्रित किया। और ठीक है, 1487 में जब एक बार फिर से क्या हुआ, यॉर्किस्ट जो है एक उसमें से वो जो है रिवोल्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनको सप्रेस भी कर दिया जाता है। These were sporadic wars. Sporadic means occasional. ये कैसे war थे, occasional. And interestingly, the term became more common in a 19th century. यानी कि 19वीं शताब्दी में यहां पर क्या होता है, इस जो है चीज को, ठीक है, ज्यादा पॉपुलर ये होता है। The war abolished the main lines. ये बातें जो हैं, War of the Roses जो थी लड़ाई 1455 से लेकर के 1485 तक, वो तो ठीक है। लेकिन अब यहां पर पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जब मटिल्डा को क्वीन बनने की बारी आती है, मटिल्डा को क्वीन बनने की बारी आती है, तो उससे एम्पायर छीन लिया जाता, उसे नहीं बनने दिया जाता। क्यों? क्योंकि एक महिला शासक हो जाए किसी समाज की, ये अभी तक नहीं था। वार ऑफ द रोजेस की जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि क्या था, इसने मेल लाइंस को, यानी कि पैट्रिनियलिटी, इसका मतलब क्या है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस बात को इसने खत्म कर दिया कि राजा का बेटा ही नहीं, राजा की बेटी भी क्या हो सकती है, वहां की रूलर बन सकती है। और इसी का आउटकम था, इसी का परिणाम था, जो यहां पे आगे चल करके मैरी क्या होती हैं, क्वीन बनती हैं। हालांकि एक ये फेल जो है रूलर रही इसके बाद, लेकिन एलिजाबेथ एक स्ट्रॉन्ग क्वीन बन करके यहां पे एमर्ज करती हैं। द वॉर एबॉलिश्ड द मेल लाइन्स, यानी कि पैट्रिनियलिटी, लीनिएज नोन ओनली थ्रू मेल्स, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस चीज को इस वॉर ने खत्म कर दिया। आगे देखते हैं, हेनरी VIII एंड हिज मैरिजेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। एक ऐसा राजा जो बिल्कुल पूरी तरीके से पागल हो चुका था, पागल नहीं कह सकते हैं कि वो आप बिल्कुल इतना ज्यादा डिक्टेटरशिप उसके अंदर आ गई थी कि वो कोई भी चीजें होती, रूल्स ला करके, रेगुलेशंस को ला करके वो सारी चीजें पलट देता, सब कुछ अपने फेवर में करने के लिए। हेनरी VIII और इनकी बेटी आगे चल करके क्वीन एलिजाबेथ ही हैं, जिन्होंने पूरी जो है, जो किंगशिप थी, पूरी जो मोनार्की थी, उसको स्ट्रांग बनाया। और हेनरी VIII के सुधार तो हैं, नो डाउट, इसमें कोई बात जो है नहीं है, लेकिन उनके जो सुधार थे वो सारे सुधार रहे हैं जब बात क्या हो गई, अपने ऊपर बन पड़ी। ठीक है, और अपने ऊपर बातें क्या बन पड़ी, उसके बारे में हम देखते हैं क्या है। होता यह है कि ट्यूडर डायनेस्टी किसके साथ में आती है, हेनरी सेवेंथ, जो कि 1485 में यहां के राजा बनते हैं। और उनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1485 से लेकर के 1509 तक रहा। उसके बाद आते हैं कौन थ्रोन पर, हेनरी VIII, जो कि 1509 में यहां के राजा बनते हैं और आगे चल करके उनका रूल 1547 में 1547 तक उनका रूल रहता है। होती क्या है सिचुएशन, हेनरी VIII refuses the arguments of the Protestant Reformation leader, that's why Pope rendered Henry with the title of Defender of the Faith। यानी कि क्या हुआ, 1517 में, 1517 में, जब पूरे, ठीक है, उस यूरोपियन वर्ल्ड में एक बयार सी चल रही थी कि अब सब क्या करेंगे, प्रोटेस्टेंट धर्म को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म उन सारी बुराइयों को खत्म कर रहा था जो रोमन कैथोलिसिज्म में फैली हुई थी। अब इस बात को लेकर के हेनरी VIII ने कहा कि नहीं, यहां नहीं हो सकता, यहां पर हम रोमन कैथोलिसिज्म में ही हमारी आस्था है, हम इसी को ही मानेंगे। और वो सारे आर्गुमेंट्स को दरकिनार कर देते हैं, ये कहते हुए कि सब बेतुके हैं, इनकॉन्ग्रुअस है, ये हमें इससे मतलब नहीं है। और इस वजह से पोप उनको क्या कहते हैं, डिफेंडर ऑफ द फेथ, कि यहां पर इस समय जब पूरे वर्ल्ड में लोग क्या कर रहे हैं, रोमन कैथोलिसिज्म के खिलाफ जा रहे हैं, तो आप उस समय कैसे मर्ज होकर के आ रहे हैं, डिफेंडर ऑफ द फेथ के तरीके से। लेकिन होता क्या है कि इनकी जो शादी थी 1512
27 आते आते इन्होंने यह महसूस किया कि इनकी जो शादी है कैथरीन ऑफ एरागॉन से, पहली शादी कैथरीन ऑफ एरागॉन से, कैथरीन ऑफ एरागॉन इनको कोई भी मेल हायर यानी कोई भी जो है मेल, ठीक है, इनको बच्चा देने में वो असमर्थ थी, उनको कोई जो है बेबी बॉय नहीं हुआ। और इस वजह से किंग हेनरी 8 ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हमको ये शादी एनल करानी है। एनल करने का मतलब डिवोर्स, आप समझिए कि उनको क्या करना है, इस शादी से डिवोर्स लेना है। और उन्होंने ये बात चर्च के समक्ष रखी कि हमारा जो है कैथरीन ऑफ एरागॉन से डिवोर्स कराइए ताकि हम क्या करें, दूसरी शादी कर सकें। और दूसरी शादी इनको करनी थी एन बॉलिन से। एन बॉलिन की जो बहन थी वो पहले से ही किंग हेनरी 8 की मिस्ट्रेस रह चुकी थी। अब यहां पर एन बॉलिन पे उनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि वो एन बॉलिन से शादी करेंगे। एन बॉलिन भी बड़ी चालाक थी, उन्होंने तो राजा को फुली अटेंशन तो दिया और राजा को अपना दीवाना बना करके रखे तो रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि शादी करना जरूरी है, मिस्ट्रेस बनकर के आपकी रहें, हमारी बहन रही है, वो हमें कबूल नहीं है, क्या करना पड़ेगा आपको, हमसे शादी करनी पड़ेगी। अब इस बात को लेकर के राजा किंग हेनरी 8 वो चर्च में जाते हैं, लेकिन चर्च जो है वो इनकी बातों को नेग्लेक्ट कर देती, वो तुरंत हटा देती कि नहीं ये पॉसिबल बिल्कुल है ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चर्च के हिसाब से यानी कि इनके हिसाब से क्या हो रहा है, किंग हेनरी 8 की जो वाइफ है, पहली वाइफ जिनका नाम क्या है, कैथरीन ऑफ एरागॉन, कैथरीन ऑफ एरागॉन की शादी हेनरी 8 से पहले उनके भाई के साथ में हुई जिनका नाम क्या है, आर्थर। कैथरीन ऑफ एरागॉन की शादी पहले जो है किससे हुई है, आर्थर, जो कि किंग हेनरी 8 के भाई थे। इसलिए जब यह शादी ही अनैतिक है, जब यह शादी ही क्या है, गलत है, तो इसको हम कैसे डिवोर्स यानी कि एनल कर सकते हैं। किंग हेनरी 8 ने आगे पोप के पास बात बढ़ाई, लेकिन वहां पर होली रोमन एम्पायर का जो राजा था चार्ल्स, वो जो है कैथरीन ऑफ एरागॉन का नेव्यू था, और वहां से भी इस बात को हटा दिया जाता है कि नहीं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, आपको शादी करने की अनुमति नहीं है। अब बात राजा के जो है ईगो पर आ गई कि कैसे आप नहीं करने देंगे। यहीं पर अब 1527 में 1517 में जिस बात को राजा ने मना कर दिया था, 1527 में वो उसी बातों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए हमें ऐसा धर्म जो हमें क्या करे, हमारे जो है फ्रीडम में बाधा बने। और उन्होंने तत्काल प्रभाव से वो एक्ट लाते हैं और वहां पे रोमन कैथोलिसिज्म की सारे जो है जितने भी मोनेस्ट्रीज थी, जितनी भी चीजें उनको हटा दिया, कहा कि नहीं हमें कोई नहीं जरूरत है। और खुद वो चर्च के सुप्रीम बन बैठते हैं कि अब हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। कैथरीन ऑफ एरागॉन को इन्होंने डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया। उनकी बेटी मैरी फर्स्ट, उनको वो इल जो है लिस्टिमेट या कह सकते हैं कि वो उनको इलिस्टिमेट जो है या इलीगल जो है घोषित कर दिया जाता है। और उनकी शादी दूसरी होती है किससे, एन बॉलिन से। वही एन बॉलिन जो चाहती थी कि वो मिस्ट्रेस बनकर के ना रहें, वो जो है कैसे रहेंगी, एक क्वीन की तरीके से राजा ने उनसे शादी कर ली। अब देखिए क्या है, हेनरी 8 हैड नो विश, कोई उनकी इच्छा नहीं थी, एंड नो नीड टू ब्रेक विद द चर्च, कि हम चर्च से क्या करें, अलग हो जाएं। चर्च क्या मतलब, रोमन कैथोलिसिज्म से हम क्या करें, हट जाएं। बट बाय 1527, लेकिन 1527 में हेनरी हैड अ बिग प्रॉब्लम, उनको एक बड़ी समस्या हो गई। हिज फर्स्ट मैरिज टू कैथरीन ऑफ एरागॉन, कैथरीन ऑफ एरागॉन से क्या हुई है, प्रायर मैरिज टू आर्थर, ठीक है, जिससे किनकी शादी हुई है, आर्थर की शादी हुई है। इनसे पहले एल्डर ब्रदर ऑफ किंग हेनरी 8, ठीक है, हैड फेल्ड टू प्रोड्यूस अ सन, यानी कि उन्होंने क्या, वो असफल नहीं थी एक इनको बेबी बॉय प्रोवाइड करने में। एंड मेल हायर टू द थ्रोन, ठीक है, मेल हायर टू द थ्रोन। हेनरी हैड बिकम, और उसी समय हेनरी हैड बिकम इन्फैचुएटेड, वो अट्रैक्टेड हो चुके थे किसको, किसकी तरफ, विद वन ऑफ हिज वाइफ्स लेडीज इन वेटिंग, यानी कौन सी, हैंडमेड कनीज जो हैं उनसे, जिनका नाम क्या है, एन बॉलिन, अपनी वाइफ कैथरीन ऑफ एरागॉन की लेडीज इन वेटिंग, यानी कि कनीज से वो क्या हो गए थे, उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो चुके थे, जिनका नाम एन बॉलिन था और जिनकी बहन मैरी, ठीक है, एन बॉलिन की सिस्टर कौन है, मैरी हैड बीन प्रीवियसली हिज लवर। राजा है भाई साहब, कुछ भी कर सकता है, वो वाइफ है
और वाइफ के ही समय वो क्या कर रहे हैं कि उनकी एक लवर भी रह चुकी है मैरी, तो लवर तो मैरी रही, चलिए ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो लवर की जो है जो बहन है एन बॉलिन, उनकी तरफ इन्फेचुएटेड हो गए हैं। मिलते मिलते हंसीवादियों में दिल खो गया, क्या किया जाए भाई। अब वहां पे हेनरी VIII का जो ठीक है दिल है वो किसके ऊपर आ गया है, एन बॉलिन के ऊपर। अब एन बॉलिन से उनको शादी करनी है, लेकिन तभी क्या है, हैड बीन प्रीवियसली हिज लवर। एन इनकरेज द किंग्स अटेंशन, उन्होंने कहा कि बढ़िया है, ठीक है, आपको हम पसंद है, बड़ी अच्छी बात है, हम मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, बट लेकिन श्रूडली रिफ्यूज टू बिकम हिज मिस्ट्रेस। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, ठीक है, हम आपकी मिस्ट्रेस तो नहीं बन सकते हैं। सेटिंग हर साइट्स ऑन अ हायर गोल, क्योंकि उनकी जो निगाहें थी वो एक बड़े गोल पर थी, एक बड़े लक्ष्य पर थी कि हम मिस्ट्रेस बन करके नहीं रहेंगे, हम क्या बनेंगे, हमको क्वीन बनना है, ताकि हम अलग तरीके से यहां पर रूल कर सकें। Therefore, इसलिए हेनरी आस्क्ड पोप क्लेमेंट VII टू ग्रांट हिम अ डिवोर्स फ्रॉम कैथरीन ऑफ एरागोन। इन्होंने क्या किया, क्लेमेंट VII को, जो कि उस समय पोप थे, उनको इन्होंने पिटीशन डाली, याचिका डाली कि आप क्या करिए कि हमको वहां पे डिवोर्स दे दीजिए। He argued, उन्होंने कहा that the marriage was against God's will। पोप क्लेमेंट VII का ये कहना था कि ये जो शादी है वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हुई है। क्यों? ड्यू टू द फैक्ट दैट शी हैड ब्रीफली बीन मैरिड टू हेनरीज लेट ब्रदर, क्योंकि वो हेनरी के जो स्वर्गवासी भाई साहब हैं आर्थर, उनके साथ में उनकी शादी हुई है। द किंग डिसाइडेड टू सीक अ पैपल एनलमेंट दैट वुड फ्री हिम टू रीमैरी। राजा ने यह निश्चय किया कि पैपल एग्रीमेंट, ठीक है, वो चर्च के द्वारा, पोप के द्वारा क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और वो क्या करेंगे, इससे उनको आजादी मिल जाए कि वो दोबारा शादी कर सकें। हेनरी पेटिशन्ड पोप क्लेमेंट बट वाज रिबफ्ड ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम कैथरीन्स नेव्यू द होली रोमन एम्परर चार्ल्स V। चार्ल्स V उस समय रोमन एम्परर था और उसने क्या किया, इनकी इस बात को क्लेमेंट VII के ऊपर दबाव देकर के इस चीज को रिबफ कर दिया गया कि नहीं, आपको अनुमति नहीं है, आप शादी नहीं कर सकते हैं। और ये शादी जो पहली है वो एनल भी नहीं होगी, वो कैंसिल भी नहीं होगी। अब आगे क्या हो रहा है, विद द बैकिंग ऑफ द इंग्लिश पार्लियामेंट, राजा ने अब अपनी जो है आखिरी प्यादे को इस्तेमाल किया, पार्लियामेंट का सहारा लिया, उसका सपोर्ट। किंग हेनरी डिसाइडेड दैट ही डिड नॉट नीड पोप्स परमिशन, कि उन्हें पोप की अनुमति की कोई जरूरत नहीं है, टू रूल ऑन इशूज, ऐसे मुद्दों पर, ठीक है, जो क्या हो, अफेक्टिंग द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, जिससे क्या हो, इंग्लैंड की जो चर्च है वो प्रभावित हो। इन 1533 1533 में हेनरी एंड एन बॉलिन वर मैरिड, हेनरी और एन बॉलिन की शादी हो जाती है। एंड डियर डॉटर एलिजाबेथ वाज बोर्न, और इनकी बेटी एलिजाबेथ जो आगे चल करके 1558 में यहाँ की क्वीन बनती हैं, वो पैदा होती हैं। एलिजाबेथ वाज नेम्ड हिज हायर एंड द मोनेस्ट्रीज ऑफ द इंग्लैंड, एलिजाबेथ को इनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, और जो भी मठ थे रोमन कैथोलिसिज्म के वर क्लोज्ड, उनको बंद कर दिया गया। एंड इन मोस्ट केसेस सोल्ड ऑफ, बेच दिया गया, चोर बाजार में ले जाकर के बेचो इनको, हटाओ, कोई मतलब नहीं है, क्यों रखेंगे हम इनको। ऐसा धर्म जो आपको शादी करने की दोबारा अनुमति नहीं दे, उसका क्या मतलब है, हम क्या करेंगे, हटा देंगे। और क्या हुआ है, टू हेनरीज वेल्थ, और सारा खजाना जो है हेनरी की जो है उसमें आ गया कोषागार में, और हेनरी ने कहा कि अभी जो खजाना है इसका इस्तेमाल अगली बीवियों पर करूंगा लाने के लिए उनको, राजा है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। मैरी वॉज डिक्लेयर्ड इलिजिटिमेट, मैरी जो कि किसकी बेटी हैं, कैथरीन ऑफ एरागोन की, उनको इलिजिटिमेट घोषित कर दिया गया एलिजाबेथ के पैदा होने से। लेकिन समस्या फिर हो गई, समस्या फिर क्या हो गई, समस्या ये हो गई कि राजा इनसे शादी कर रहे थे एन बॉलिन से, किस वजह से, इन्फेचुएशन तो एक मुद्दा था ही, लेकिन असली मुद्दा यह था कि उनको एक बेबी बॉय मिले, उनको एक बेटा मिले, जिससे वो क्या करें, राजा वहां का घोषित कर सकें इंग्लैंड का। अब ये चीजें एन बॉलिन भी फुलफिल नहीं कर पाई। अब क्या हो रहा वहां पे देखिए, इन जनवरी 1536 1536 जनवरी में हेनरी वाज अनहॉर्स्ड, घिर गया बेचारा घोड़े से, एंड इंजर्ड, घायल हो गया, प्रेग्नेंट एंड मिसकैरेज, और एन जो प्रेग्नेंट थी वो उनका मिसकैरेज हुआ। डिलीवरिंग अ स्टिल बॉर्न सन, यानी बच्चा अभी प्रीमैच्योर उसकी बर्थ है,
वो पैदा हुआ, स्टिल बॉर्न सन वहां पर होता है, और क्या हुआ, उसकी डेथ हो जाती है। हेनरी स्पर्न्ड हर, हेनरी ने कहा कि तुमको भी छोड़ेंगे, हो गया, उन्होंने इनको त्याग दिया। और क्या, टर्न हिज अटेंशन टू अनदर वुमन ऑफ हिज कोर्ट, जेन सिमोर, तीसरी शादी। ठीक है, अपना अटेंशन जेन सिमोर की तरफ उन्होंने फिक्स कर दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, जेन सिमोर का इरादा है कि उनसे शादी करेंगे। एन वॉज एग्जीक्यूटेड, रानी बनने चली थी ना, बड़े थे कि हम रानी बनेंगे, हमारा हायर गोल है, हम क्यों मिस्ट्रेस बन करके रहें। राजा ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक समय था जब हम तुमसे प्यार करते थे, लेकिन अब वो समय नहीं है, क्योंकि तुम हमको एक बॉय नहीं दे पाई हो। जेन वॉज एग्जीक्यूटेड, एन वॉज एग्जीक्यूटेड विद इन 6 मंथ, 6 महीने में गला काट कर राजा ने सब बराबर कर दिया, ले जाओ इनको। इन द चार्ज ऑफ विचक्राफ्ट, और चार्जेस कौन से लग रहे हैं, जादू टोने का, कि जादू कर रही थी मेरे ऊपर, जादू से इन्होंने मुझे फंसा लिया था, बंगाल का जादू था ये। अब बेचारे राजा जो हैं, एंड हेनरी मैरिड जेन, जेन से उन्होंने शादी कर ली क्विकली, जिन्होंने जल्दी ही इनको क्या किया, गेव हर अ सन, एक बेटा इनको दे दिया जिसका नाम था एडवर्ड 6, बेटा इनको मिल गया। बट डाइड 2 वीक्स लेटर, लेकिन 2 हफ्ते बाद क्या हो रहा है, जेन सिमोर की भी डेथ हो जा रही है, वो भी मर गई। और क्या, 4th मैरिज, चौथी शादी इनकी एन ऑफ क्लीव्स से हुई, जो कि खुद इन्होंने क्या कर दी, बाद में जाकर के एनल्ड कर दिया। इसको भी खारिज कर देते हैं, कैंसिल। 5वीं शादी, 5th मैरिज, कैथरीन होवर्ड, बीहेडेड फॉर ट्रीजन एंड एडल्ट्री। क्या किया गया है कि यहां पे जो 5वीं इनकी पत्नी है कैथरीन होवर्ड, उनके ऊपर यह आरोप लगा हुआ है कि तुम देशद्रोही हो, और देशद्रोही होने के साथ साथ तुमने एडल्ट्री कमिट की है, यानी कि किंग हेनरी 8 के रहते तुमने किसी और के साथ संबंध बनाए हैं। इनका भी गला काट करके इन्होंने इनको फुर्सत कर दिया। 6वीं शादी एक और बची हुई है फाइनल, जो कि किससे हुई, कैथरीन पार से, इससे इनकी शादी होती है। हेनरी 8 डाइड एट द एज ऑफ 55 ऑन जनवरी 28, 1547। 1509 में यहां के राजा बने थे, 1547 में इनकी डेथ हो गई। लास्ट शादी किससे हुई, कैथरीन पार से हुई है। कैथरीन फार मैरिड फॉर हर फॉर्मर लवर टॉमस सिमोर। ठीक है, कैथरीन पार ने कहा कि मर गया, जो तुम राजा हो कोई बात नहीं है, हमको भी तो आजादी मिली है, जो तुमने काम कैथरीन ऑफ एरागोन के साथ किया, ठीक है, जो तुमने चीजें उनके साथ में की, अब मुझे भी मौका मिल गया है। कैथरीन पार ने क्या किया, इनके मरने के बाद वो टॉमस सिमोर, जो कि उसका पुराना आशिक था, उससे इन्होंने शादी कर ली। हिज 9 years old सन, 9 साल का इनका जो बेटा है, यंगेस्ट मोनार्क, ठीक है, एडवर्ड 6 सक्सीडेड द थ्रोन, ठीक है, वो थ्रोन पर आता है एज किंग, बट डाइड 6 years लेटर, यानी कि 1547 से लेकर के 1553 तक वो रूल करता है। 1553 में इसकी डेथ हो जाती है। मैरी फर्स्ट स्पेंट हर 5 years रेन, मैरी फर्स्ट, अब वहां पे 1553 में क्वीन बनती है कौन, मैरी फर्स्ट, और 1558 तक इनका रूल होता है। ओके, जब ये सत्ता में आती हैं तो फिर से ये चीजों को रोमन कैथोलिक चीजों की तरफ मोड़ना स्टार्ट करती हैं, स्टीयर करना शुरू होती है कंट्री की। लेकिन कंट्री को उस समय रोमन कैथोलिक शासक बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, और ना लोग ये चाहते थे कि ये जो कंट्री है फिर से रोमन कैथोलिसिज्म की तरफ जाए। और आगे देखिए क्या होता है, स्टीयरिंग इंग्लैंड बैक इनटू द कैथोलिक फोल्ड, बट एलिजाबेथ फर्स्ट, लेकिन एलिजाबेथ फर्स्ट द लॉन्गेस्ट रेनिंग ऑफ द ट्यूडर मोनार्क्स, ट्यूडर मोनार्क की जो लॉन्गेस्ट रूलर हैं, ठीक है, एंटर्ड हर फादर्स रिलीजियस रिफॉर्म्स। 1558 में मैरी फर्स्ट की डेथ हो जाती है, और अब बचा कौन, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने यहां पर क्या किया, 1558 में वो यहां की रानी बन जाती हैं, और 1603 तक इनका रूल होता है। हेनरी ट्यूडर जो 1485 में यहां का राजा बना था, ट्यूडर डायनेसिटी का पहला राजा हेनरी 7 था, और ट्यूडर डायनेसिटी की जो आखिरी क्वीन थी वो कौन थी, एलिजाबेथ, ये आखिरी ट्यूडर मोनार्क थी। इसके बाद यहां पर दूसरा राजा आता है, और वो स्टुअर्ट डायनेसिटी का होता है, स्कॉटलैंड से। देखते हैं, हिलेरी मेंटल
ये तो थी हिस्ट्री की बातें। आज की कुछ करंट की बातें करते हैं कि क्या है। हिलेरी मैंटल जो कि एक फेमस नॉवेलिस्ट हैं इंग्लैंड की, और किस लिए फेमस हैं वो, अपने हिस्टोरिकल नॉवेल्स की वजह से। और उन्होंने अपने हिस्टोरिकल नॉवेल्स की ट्रायलॉजी है, उन्होंने अपनी ट्रायलॉजी में इन सब चीजों को लेकर के किंग हेनरी VIII और उनकी शादी से लेकर के शुरुआत करती हैं, और आगे की जो स्टोरी है, आगे की जो हिस्ट्री है, उसको अपने नॉवेल में डिपिक्ट करती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिलेरी मैंटल को उनके पहले, क्योंकि ट्रायलॉजी 3 बुक्स का एक जो है कलेक्शन होता है, या 3 किताबें होती है, उसमें पहली 2 किताबों के लिए उनको बुकर अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए, हिलेरी मैंटल द फर्स्ट वुमन टू रिसीव द बुकर प्राइज ट्वाइस, पहली ऐसी महिला थी जिनको क्या किया गया, दोबारा यानी कि 2 बार बुकर प्राइज दिया गया। कब कब, इन 2009 एंड 2012। ठीक है, और क्या हुआ, दीज वर, ये कौन कौन सी थी किताबें, द पार्ट ऑफ हर ट्रायलॉजी, उनकी ट्रायलॉजी की किताबें थी, दैट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ हेनरी VIII, हेनरी VIII के इतिहास से, मैरिज, शादी से, एंड फर्दर द रीन ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। ये कब आता है आपका, 1649 में ओलिवर क्रॉमवेल आता है, 1660 तक ये शासन करता है। तो ओलिवर क्रॉमवेल के रेन तक ये चलते हैं। अब आगे देखिए, वुल्फ हॉल, उनका पहला नॉवेल कौन सा है, वुल्फ हॉल 2009 में आया, जिसके लिए इनको बुकर मिला। उसके बाद दूसरा नॉवेल था ब्रिंग अप द बॉडीज, जो कि 2012 में आया, इसको भी बुकर मिला, और इसको भी क्या होता है, बुकर मिलता है। तीसरा नॉवेल था इनका, लास्ट नॉवेल ट्रायलॉजी का, द मिरर एंड द लाइट, 2020 में जो कि आता है। तो आज हमने बात की है रेनेसांस एज में, जो भी उस समय हेनरी VIII की शादी को लेकर के बात हो, या रेनेसांस में कौन कौन से इन्वेंशंस या डिस्कवरीज हुई, और किस तरीके से वहां पे वर्ल्ड की पूरी ज्योग्राफी ही चेंज हो जाती है। तो ये थी पॉलिटिकल हिस्ट्री को लेकर के बातें। कल से हम बात करेंगे लिटरेरी हिस्ट्री को लेकर के, कि कौन कौन से यहाँ पे वर्क्स फेमस आते हैं, और कौन कौन से राइटर्स आते हैं, कौन कौन से लिटरेरी जानराज होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं। और हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कहां से, रेनेसांस पोएट्री से। और इस रेनेसांस पोएट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने प्रोफेसर इलाज शर्मा की हमेशा पढ़ाई जाने वाली पोएम टू सीलिया, जो कि बेन जॉनसन ने लिखी हुई है। तो मिलते हैं अपने अगले जो है लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो कैसी लगी आप लाइक और कमेंट करके बताइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।